हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी के मैथ्स के बारे में और इसमें देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। ठीक है, यानी कि उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो 450 रुपये है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो कलाई घड़ी की सूची मूल्य हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखिए, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब दिया गया और साथ ही साथ डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, चार चीज़ें यहाँ पे बात की जाती है, तो उस कंडीशन में एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप वो कह सकते हैं कि ट्रिकी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए उसके छोटा सा तरीका हमारा क्या होता है कि मार्केट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। और राइट साइड में ये किसके बराबर लिखते हैं, तो 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट लिख सकते हैं। चलो इसको हम लिख देते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इसका यही हमारा एक सीधा संबंध होता है। इस संबंध के थ्रू हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली। ठीक है, देखिए मार्केट प्राइस हमें निकालना है, तो मैं मार्केट प्राइस को x मान लेता हूँ और यहाँ पे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया था, क्वेश्चन में बोला गया 450 रुपये में वो खरीदता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट में उसको जोड़ेंगे, 100 में जोड़ देंगे तो 10% का छूट देता है, तो 20% का प्रॉफिट होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 120। ठीक है, 120 और नीचे 100 माइनस आपका डी, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अगर हम यहाँ पे देखें, तो चलिए भी परसेंटेज में है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 10% का छूट मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि 90। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको कटाएं तो 9 बचे 45, 5 बार में कट जाएगा और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 12 बचे 60। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मार्केट प्राइस जो आपका निकला वो कितना निकला, मार्केट प्राइस 600 रुपया करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने टिक कर लिया होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि पी स्क्वायर प्लस 1/p² इक्वल टू 47 दिया गया, तो आपसे पूछा है कि p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया कि पी स्क्वायर प्लस 1 में p² की जो वैल्यू है वो 47 के बराबर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि p प्लस 1/p की वैल्यू बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखिए करते क्या है, आपके पास अगर a² प्लस 1/a² इक्वल टू, अगर आपके पास कोई वैल्यू p दिया गया हो, मान करके चलते हैं p हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि a प्लस 1/a इक्वल टू हम क्या लिखते हैं कि √p प्लस 2, ये लिखते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हम इसको इस फॉर्म में तोड़ना चाहें तो क्या होगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा p प्लस 1/p इक्वल टू √2 प्लस 47। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख जोड़ा कि p प्लस 2 यानी कि 47 प्लस 2, तो 47 प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। तो 49 का मतलब क्या हुआ, इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो 1 प्लस 1/p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किससे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। तो बताइए कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझा होगा यहाँ पे किस तरह से किया जा रहा है। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 4 रहता, ठीक है, अगर a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू कोई चीज़ दिया गया था, तो उस कंडीशन में यहाँ पे a² प्लस 1/a² बराबर √a प्लस यहाँ पे p प्लस 2 कर सकते थे। ठीक है, ये छोटा सा तरीका होता है, आप इस तरीके को याद रखें ताकि आप इसको ईजिली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ABC एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में आपको देखने को मिलता है कि A बराबर जो 20 करते हैं, B बराबर यहाँ पे 30 कर रहा है और C जो है उस कार्य को कर सकता है 60 दिन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि तीनों का देख लेते हैं टोटल वर्क कितना होता है। टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालते हैं, 20, 30, 60 का एलसीएम कहोगे आप 60 होगा। ठीक है, इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी इफिशियंसी 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है। क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहे हैं, मान के चलिए कि एक काम को करना है, पहले दिन काम ए स्टार्ट करता है,
दूसरे दिन भी काम ए खुद करता है, लेकिन तीसरे दिन की जब बात आती है तो उसकी सहायता करने के लिए बी और सी भी आ जाते हैं। क्वेश्चन में तो यही बोल रहा था कि हर तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर तीसरे दिन क्या होता है कि बी और सी भी ए की सहायता करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये 3 दिन का काम चला, 1 2 3, तो 3 दिनों में कार्य का कितना यूनिट कंप्लीट हुआ। तो देखिए, ए अगर अकेले करता तो अपना खुद का करता 3, उसी तरह से बी फिर से करता 3, लेकिन यहाँ पे देखें तो 3 और साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 + 1 3, यानी कि टोटल 3 दिनों में कितने यूनिट का काम हुआ। तो 3 2 5 1 6 और 6 और आप कहोगे 6 6 12, यानी कि 3 दिन में, कहने का मतलब ये हुआ कि 3 दिन में कितने यूनिट का काम हुआ। तो आप कहोगे 12 यूनिट का काम हुआ। हमें करना कितना है, हमें 60 यूनिट का काम करना है, जो कि ये टोटल वर्क है। ठीक है, 60 यूनिट का काम करना है। तो देखिए, करना हमें 60 यूनिट है, तो आप ये बताइए कि ये कितना गुना है इससे। तो आप कहोगे 5 गुना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 5 गुना लगेगा, यानी कि 5 3 15 दिनों में ये टोटल कार्य जो आपका हो जाएगा 60 यूनिट। तो राइट आंसर किसे टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इस क्वेश्चन को देख करके छोड़ देते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च करते हैं। देखिए, मानकर चलते हैं कि उसकी जो आमदनी थी, वो इनकम था वो 100, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि अपना जो कि 75% हिस्सा खर्च करता है। तो 75% जब खर्च करता है तो बचत उसका कितना होगा। अगर हम यहाँ पे बचत देखें तो बचत उसका कितना होगा, तो आप होगे 75% खर्च करता है तो 25% का बचत कर रहा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय जो कि 20% बढ़ जाती है, यानी कि अब उसकी जो आय हो जाती है 120 रुपये वो कमाने लगता है। ठीक है, पहले 100 रुपये कमाता था, 75 रुपये खर्च करता था, 25 रुपये की बचत करता था, लेकिन अब क्या है, अब वो 120 रुपये कमाने लगा, 20% उसकी आय में वृद्धि हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो खर्च भी बढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसकी व्यय भी 10% बढ़ जाती है, यानी कि पहले 75% जो खर्च करता था, अब वो क्या हो रहा है कि 10% बढ़ जा रहा है। 10% बढ़ने का मतलब कि 110/100। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और 11 × 77 और 5 जो कि 82, यानी कि 82.5 अब हो जाता है। पहले जो 75% था, अब वो 82.5 हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 120 रुपये की कमाई कर रहा है और 82.5 रुपये की खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी। तो आप कहोगे इसमें से इसमें घटा लीजिए, तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 37.5% की बचत होगी। ठीक है, ये इसका खर्च था, ये इसका बचत है। ठीक है, इसने बचत की। अब क्वेश्चंस में पूछा आपसे क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि की प्रतिशत बताइए, यानी कि पहले का बचत 75%, अब जो बचत है वो 37.5%, तो कितने की वृद्धि हुई। तो आप कहोगे यहाँ से देख लीजिए कि इन दोनों में कितने की वृद्धि हुई। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो कितना होगा, 7 × 5 = 12, यानी कि 12.5% की वृद्धि हो रही है। ये क्या है, वृद्धि है, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि है। लेकिन परसेंटेज वृद्धि के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज वृद्धि के लिए जो पहले वाला जो था उसको मैं नीचे रखूंगा और हम इसके गुना कर देंगे, जो कि परसेंटेज वृद्धि के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज हटेगा क्योंकि यहाँ से मैंने घटा करके लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके पॉइंट हटा भी देता हूँ तो 1 0 से 1 0 खत्म, 25 बचे 125, 5 से दूनी आपका 50 दूनी की 10 बचे कितना हो जाएगा, 50। 50% की कह सकते हैं कि उसकी वृद्धि हो जाएगी। बताइए, कोई दिक्कत। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा जिस तरह से क्वेश्चंस बोला जाए उस तरह से आप कर सकते हो। काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी को टिक किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि x² + y² + 1 = 2x दिया गया और यहाँ पे आपसे पूछा है कि x³ + y⁵ की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, ध्यान रखेंगे कि x² + y² + 1 और राइट साइड में 2x के बराबर है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा है कि x³ + y⁵ की वैल्यू बताइए क्या होगी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आप यहाँ पे 2 वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे, लेकिन पुट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं। देखिए हम 2x को इधर लाते हैं, यानी कि x² - 2x + 1 को यहीं छोड़ते हैं और + y² को यहीं छोड़ते हैं। राइट साइड में 0 हो गया, इसको बस थोड़ा सा सजा करके लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम इस तीनों को देखें, थोड़ा सा ध्यान दे के दिखेगा कि अगर हम इस तीनों को देखें x² - 2x + 1, तो आप ये कहो कि ये कितना x - y²
तोड़ करके देखिए आता है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। और यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर जो का थे राइट साइड में 0 के बराबर। अब दोनों की कंपेयर हम 0 से कर लेते हैं। अगर इसकी कंपेयर x इस 0 से करें तो x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1 निकलेगा, ठीक है। और y की कंपेयर 0 से करें तो y बराबर 0 ही आपका निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमसे जो पूछा गया था इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए। x के जगह पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और उसी तरह से y के जगह पे 0 रखें तो 0, यानी कि करेक्ट आंसर अब क्या होगा, 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यंजकों का मान ज्ञात करें। देखिए दिया गया cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, डॉट 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 इस तरह से cot 90 डिग्री तक गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे कि cot कितना है 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, डॉट cot 3 डिग्री, ठीक है। ये आपका इस तरह से बढ़ रहा है, इनटू में है, कहाँ तक जाए, cot 90 डिग्री तक गया। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके बीच में कितना है, कहीं पे cot 45 होगा, ठीक है, बीच में cot 45 होगा। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये सभी के सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। और cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, cot 90 की वैल्यू 0। तो अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 था लेकिन आपका लास्ट में 0 है, और सभी 0 से अभी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि आप कितना भी अंक ले लो लास्ट में अगर 0 कहीं भी 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वो पूरे चीज़ों को 0 कर देगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे 0, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीशे से एक इमारत के निचले सिरे का अवनमन कोण जो कि 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, कैसे करते हैं। 30 मीटर की दूरी पर स्थित, तो यहाँ से मानते हैं कि चलो यहाँ से लेकर के 36 मीटर की दूरी है, 36 मीटर क्या था, 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर है। चलो यहाँ पे मैंने एक टावर खड़ा किया, कुछ इस तरह से टावर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे, यानी कि टावर के शीर्ष से इमारत के निचले सिरे का अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है अवनमन कोण। यहाँ पे आपका जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये 30 डिग्री है तो कह सकते हैं कि ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई कितनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यार, टावर की ऊंचाई आपसे पूछा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे थीटा के देखिए, थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब हो जाएगा, यानी कि tan अगर हम देखें लंब और आधार बिल्कुल सही है। tan 30 डिग्री अगर हम देखें तो क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब आपका h है और आधार जो कि 36। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको होगा 1/√3, ठीक है, 1/√3 और h/में 36। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 36/√3, और √3 को हम यहाँ पे अगर रैशनलाइजेशन करें तो क्या होगा आपको, कि देखिए 36 √3 ऊपर हो जाएगा आपका, फिर नीचे 3 आ जाएगा आपका, ये कटेगा, यानी कि 12√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली यहाँ से चंडीगढ़ के लिए चलती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चंडीगढ़ के लिए 2 ट्रेनें स्टार्ट हो रही है। पहला जो ट्रेन है वो क्या 6 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, 6 बजे, और जो दूसरा ट्रेन है वो 6:30 बजे चलता है, आधे घंटे के बाद, क्लियर। और क्वेश्चन में बोला गया कि उनकी चाल जो क्रमशः, यानी कि पहले वाली की चाल कितनी है, इसकी जो चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूसरे वाले की जो चाल कितनी है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे ट्रेनें मिलेंगी, यानी कि यहाँ से लेकर के बीच में कहीं पर भी मिलेंगी, तो आपसे पूछा रहा है कि कितनी दूरी पर ये जो ट्रेनें होंगी आपस में मिलेंगी। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है कि मान के चलिए कि अगर 6 बजे ट्रेन स्टार्ट हो रहा है और ये 6:30 बजे, तो आधे घंटे की गैपिंग है, तो आधे घंटे में पहले ट्रेन ने कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको पता है कि 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चल सकता है, तो आधे घंटे में कितना चला होगा, तो कह सकते हैं कि आधे घंटे में ये जो कि कुछ दूरी जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया होगा, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि जब 6:30 बजे ये ट्रेन स्टार्ट किया तो इस दूरी को कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो 75 किलोमीटर के हिसाब से ये चल रहा है प्रति घंटे के हिसाब से। तो आप मुझे ये बताइए कि हम दोनों के देखिए, दोनों का डिफरेंसेस देखते हैं, क्योंकि
जो ट्रेन है वो क्या हो रहा है, ट्रेन दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है। तो जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम इनके सापेक्ष चाल को देखें तो क्या होगा, तो आप कहो कि जो दूसरा ट्रेन होगा इन दोनों के बीच की जो सापेक्ष चाल है वो कितना होगा, 75 में 60 जाएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आपको कि 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 2 घंटे का समय लगेगा। तो 2 घंटे का समय लगा तो आप मुझे ये बताइए कि अब ये ट्रेन मिलेंगी कब, तो 2 घंटे के बाद की अगर हम बात करें तो देखिए 30 किलोमीटर तो ये पहले चल चुका है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ट्रेन अब जो ये 6:30 बजे स्टार्ट करता है, अब यहाँ से स्टार्ट करता है तो 75 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे में तय करेगा, तो फिक्स है कि 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर पे ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको भी देखें तो ये अगर आप यहाँ पे देखें कि 60 दूनी के 120, 60 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे की तरफ देखें तो 60 दूनी के 120, यानी कि यहाँ से बात की जा रही है कि इसके बाद के जो होगा वो 120 किलोमीटर पे ट्रेन यहाँ पर आ जाती है। 120 किलोमीटर, ये भी जो कि आपका यहाँ पे 120 किलोमीटर पहुंचा हुआ है, यानी कि 150 किलोमीटर हो रहा है। क्यों, क्योंकि 75 से अगर 2 से गुना करते हैं 75 दूनी की 150 यहाँ पे आता है, और यहाँ से लेकर के इसकी दूरी 120 हो रही है। लेकिन पहले तो ये 30 किलोमीटर चला भी था, तो कह सकते हैं ना कि 120 और 30 आपका 150 हो रहा है। अगर आप इसमें से निकालोगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें से निकालोगे तो 30 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि राइट आंसर आपका कितना होगा, 120 और प्लस आपका 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी वो चल चुका था। ठीक है, 30 किलोमीटर वो चल चुका था, टोटल वो 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। आई होप की बात ही आप समझ रहे हैं किस तरह से यहाँ पे किया गया। अगर आप इससे ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमारे टाइम एंड डिस्टेंस वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी करा रखा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका यानी कि मीडियन हमें निकालना है, कैसे निकालते हैं। इससे पहले के सेट में मैंने आपको बताया था कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया, तो सबसे पहले मीडियन निकालने का तरीका जो होता है, उस दी गई सीरीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, यानी कि बढ़ते क्रम में कह सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सजाना है। तो अब यहाँ पे देखिए सीरीज आपका जो कि इधर उधर दिया गया, तो हम इसको सजा लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो सबसे छोटा 16 है, तो 16 को मैंने रखा। 16 के बाद 19 देख रहे हैं, 19 है। 19 के बाद अगर हम देखें तो क्या है, 19 के बाद 23 आ रहा है। 23 के बाद क्या, 25। 25 के बाद क्या है, 25 के बाद 26 है। 26 के बाद इसमें क्या है, 26 के बाद 29 भी दिया गया। 29 के बाद देखें तो क्या, 29 के बाद 30 और उसके बाद 31। टोटल कितने हैं, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 2 8, बिल्कुल सही है, 8 यहाँ पे क्लियर। अब बात हम करते हैं मीडियन निकालते कैसे। टोटल कितने नंबर हो गए, n की जो वैल्यू होगी 8 हो गई। ठीक है, 8 हो गई। जब ये सम संख्या आता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सम संख्या को 2 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 4। 4 और 5 जस्ट इसके एक बाद वाली संख्या को लीजिए, 1 2 3 4, 4 और ये 5, यानी कि इन दो संख्याओं को हम ऐड करेंगे, 25 प्लस 26। अब इस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीडियन निकल जाएगा। यानी कि 6 और 5 11 और 2 2 4 1 5, 51/2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25.5। ठीक है, 25.5, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से निकाला जाता है, सम संख्या रहता है तो। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जितनी भी संख्या, यानी कि 2 से डिवाइड करें तो 4 है, तो एक संख्या बढ़ा देंगे, 4 और 5। 4 और 5 को दोनों को लेकर के जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीडियन निकल जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आयतन क्या होगा। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कि 6 गुने साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 गुने साइड स्क्वायर यहाँ पे दिया गया 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। चलिए 6 से इसको कटा लेते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या होगा, 6 से और कटाए थे तो चलो 6 से कटाते हैं, 6 छक्के 36, आपका बचा 4 और 5, 6 सत्ते 42 और ये आपका 6 बार में फिर से कटेगा। ठीक है, यानी कि 6.76 आपका आता है। अब हम इसका स्क्वायर देखें तो किसका है, ए की वैल्यू अगर हम देखें तो आपको कि 26 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है, 26, ये हमें ए की वैल्यू निकल गई, यानी कि जो स्क्वायर दिया गया, सॉरी यहाँ पे जो घन दिया गया था, क्यूब दिया गया था, उसका ये साइड निकल गया। ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना इसका वॉल्यूम यानी ए क्यूब, तो 2.6 का क्यूब कर देंगे। तो देखिए क्यूब करेंगे तो होगा क्या, तो इसका क्यूब कितना होता है, 2.6 का क्यूब कितना होता है, 17, हाँ ठीक है, 17,576। 17,576।
एक अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि इसका क्यूब किया गया तो 3 अंक के बाद पॉइंट होगा 17.57। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दशमलव के 2 स्थानों तक का पूर्णांक बताइए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरा जो अंक है वो 5 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा जो अंक होगा वो इसके 1 बढ़ा सकते हैं, यानी कि 17.58, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने क्लियरली समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सिंपल सा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल तरीके से किया जा सकता है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है। सबसे लंबी भुजा की बात कीजिए, सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है। तो हम सबसे पहले देखिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जो मैं लॉजिकली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये आपका x है। तो अगर ये x है, क्वेश्चन में आगे पूछा गया कि जो मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है तथा मध्यम भुजा जो है छोटी भुजा से 49 बड़ी, यानी छोटी भुजा अगर हम ये x मानते हैं तो ये कह सकते हैं कि x + 49 होगा। ठीक है कि नहीं। उसी तरह से अगर x + 49, ये तो क्वेश्चंस में कह रहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो मध्य भुजा से 1 बड़ी है, तो ये कह सकते हैं कि x + 50 होगा। अब इसमें क्या करते हैं लोग कि आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको लगा करके करेंगे कि x + 50 का होल स्क्वायर, और उसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे, x + 49 का होल स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। एक समकोण त्रिभुज दिया गया था, चलो मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया आपके सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो हम मानते हैं कि सबसे छोटी भुजा जो हमारा है ये है 11। ठीक है, ये मानते हैं। एक्चुअली थोड़ा फिगर, चलो फिगर हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो इस तरह से बना लिया। छोटी भुजा अगर मानते हैं ये हमारा है, तो क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि इससे जो मध्य भुजा है वो 49 बड़ी है। तो 49 बड़ी है, तो अगर इसमें 49 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब ये 60 है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सबसे लंबी भुजा है वो मध्य भुजा से 1 बड़ी है, तो कह सकते हैं कि आपका 61 होगा। अब इसको हम फॉलो करके देखेंगे कि क्या ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि इसका जो स्क्वायर आएगा इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको देखिए, अगर 61 का स्क्वायर हम करते भी हैं और इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, जो कि 60 का स्क्वायर और प्लस में आपका 11 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। देखिए 60 का स्क्वायर जो कि 3600 और प्लस में 11 का स्क्वायर 121। अब इसको जोड़ करके देखिए 1, 2, 7 और 3। अब इसका 61 का स्क्वायर भी इतना ही होता है 37, 21। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ आपका इक्वल आ गया। तो राइट आंसर हमारा जो कि ऑप्शन नंबर ए ही फॉलो कर जा रहा है, सबसे छोटी भुजा 11 होगी। ये थोड़ा हुआ लॉजिकली मेथड। अब इसको चाहो तो कैलकुलेशन करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको सुविधा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के बाकी के पार्ट्स को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जरूर अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।